देश को गुणवत्तापूर्ण और वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन को जन जन तक सुलभ बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है, जिसके लागू होने से हायर एजुकेशन में नई क्रांति का शंखनाद होगा। ये विधेयक किस तरीके से देश में उच्च शिक्षा की तस्वीर बदलेगा और इसके माध्यम से रिसर्च से लेकर कौशल विकास तक युवाओं का भविष्य संवरेगा, इन तमाम मुद्दों पर हमने दिल्ली के डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर से खास बातचीत की। जिस विधेयक का हम जिक्र कर रहे हैं वो है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। लोकसभा में पेश हो गया है, कमेटी में चला गया है। अगर मैं हायर एजुकेशन का स्टूडेंट हूं, अभी मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है विधेयक? एजुकेशन स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में हमेशा सुधार लाता है, ये हम समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। और हर शिक्षा नीति जब आती है तो वो बहुत प्रोग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक होती है। इस बार जो शिक्षा नीति आ रही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो विज़न देश का रहा और जो कुछ भी उसमें कहा गया, उसको फॉर्मलाइज़ करने के लिए हम ये अधिष्ठान लेके आए हैं, ये बिल लेके आए हैं ताकि उसका आर्किटेक्चर बन सके। स्टूडेंट्स के लिए इतना फ्यूचरिस्टिक है ये बिल कि आने वाले समय में उन्हें रेलेवेंट स्किल्स जो चाहिए, उन्हें रेलेवेंट एजुकेशन जो चाहिए उन्हें, और खाली भारतवर्ष में नहीं, दुनिया भर में उनको एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए उन्हें, ये बिल उसको एड्रेस करता है, बड़े सीरियसली एड्रेस करता है। बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आज से पहले भी कई शिक्षा नीति आई, उसमें और उसमें क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि जब तक कि सरकारी तौर पे किसी का एक स्ट्रक्चर ना बन जाए, एक फ्रेमवर्क ना बन जाए, पॉलिसी फ्रेमवर्क ना बन जाए, तो वो सिर्फ बातों तक रह जाता है। तो इस बिल में जो NEP में विज़न क्रिएट किया गया है, वो इसमें पूरी तरह से उसको किस तरह से मीट करना है, कैसे उसको अचीव करना है, कितने समय में अचीव करना है, ताकि भारत के जो बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो अपना बड़ी क्लियर कट पाथवे बना के आएँ कि ये मेरी जर्नी रहने वाली है, ये मैं करना चाहता हूँ और ये मैं बनना चाहता हूँ। ना कि मैं वो बनूँ जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं, ना कि मैं वो बनूँ जो कि मैं मजबूर होके मजबूरी में एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से कुछ डिग्री कर लूँ। इस तरह का जो सोच रही है, इस तरह का जो समाज रहा है, उसमें बदलाव आने का इस पे पूरा स्कोप है। 4 मोटे तौर पे जो लक्ष्य हैं वो इस बिल के बताए जा रहे हैं, जिसमें है GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, रिसर्च, स्किल्स और वर्ल्ड क्लास लेवल पर हम कैसे कंपटीशन को आगे बेहतर कर सकते हैं, जिसका जिक्र आपने किया। एक एक करके चलते हैं जी। आपको लगता है मौजूदा वक्त में GER इन हायर एजुकेशन अपने आप में अभी भी एक बड़ी चुनौती है? अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है कि स्कूल एजुकेशन में हमारा जो ड्रॉप आउट रेशो है, खासकर विलेज और रूरल सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा रहा है। और दूसरा ये भी रहा है कि क्योंकि हम स्किल्स नहीं दे पाए स्कूल लेवल पे, हम वोकेशनल एजुकेशन से उसको जोड़ नहीं पाए, तो जैसे ही बच्चे जो खासकर अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं या जिनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट की और एक तरह से कहिए उनको हेल्प चाहिए, तो वो बच्चे 10th करने के बाद, 12th करने के बाद इमीडिएटली या तो छोड़ देते हैं या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस जो है करना बहुत ज़रूरी है। GER को बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग ऑप्शन देने पड़ेंगे। ऑप्शन खाली ये नहीं है कि आप फुल टाइम ग्रेजुएशन के लिए आप कॉलेजेस जाएं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी आने वाली हैं और डिजिटाइजेशन सबसे बड़ा तकनीक के साथ भी शिक्षा को जोड़ा जा रहा है, सिविल बनाया जाएगा, जी, पहुंचाया जाएगा। तो GER का मतलब यहाँ पर जो मैम कह रही हैं वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब कितने बच्चे हर 100 में से
हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में। मैम, दूसरा जो मकसद बताया जा रहा है इस विधेयक का वो रिसर्च का है। भारत की आलोचना वैश्विक स्तर पर हमेशा से होती रही है कि हम रिसर्च पर उतना बजट नहीं देते हैं, रिसर्च पर उतना खर्च नहीं करते हैं जितना दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें करती हैं। कुछ वक्त पहले तक वो 1% से कम होता था बजटरी एलोकेशन का। हो सकता है अब स्थितियाँ सुधर गई हों, लेकिन आपको लगता है इस पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है जब आप दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं? रिसर्च फोकस हायर एजुकेशन में सदा रहा है। सदा रहा है। जब मैं ये बात कहती हूँ तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च भारत में नहीं हुई है, हमेशा से ही रहा है। परंतु जो टॉपिक्स उठाए जाते थे, एरियाज़ उठाए जाते थे, वो अपने देश के लिए कितने यूज़फुल हैं इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो इस नीति के तहत ये ज़रूर है कि हम अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए किस तरह का रिसर्च करें, इस पे फोकस बहुत होने वाला है। और रिसर्च की क्वालिटी, रिसर्च की क्वांटिटी, दोनों पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो रिसर्च सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बहुत सारे देश में हैं जिन्होंने रिसर्च की है जी। और आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान रिसर्च का ही नतीजा है कि हम जो है वैक्सीन ले आए। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं रिसर्च हो रहा है। दूसरा, रिसर्च को हमें जोड़ना है इंडस्ट्री के साथ। R&D एक्टिविटीज़ जो देश में होती रही हैं, तो पार्टनरशिप इंडस्ट्री के साथ हमारा नहीं रहा है। और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप का कारण ये भी रहा है कि इंडस्ट्री भी थोड़ा हेजिटेंट रही है और कुछ रिसर्चर्स भी हेजिटेंट रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है अगर रिसर्च को फोकस देना है। आप देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में, UK में इंडस्ट्री ही सामने आती है कि पार्टनरशिप करके वो रिसर्च का काम करते हैं।